प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाने का जज्बा सिर्फ कुछ गिने चुने प्रोफेशन में देखने को मिलता है। इन्हीं में एक प्रोफेशन है लॉ। बदलते वक्त के साथ आज हर किसी को अपने अधिकारों एवं कानून को लेकर जागरूक होना चाहिए और जागरूक कराने के लिए हमारे एडवोकेट एक अहम किरदार अदा करते हैं। जी हाँ, एक ऐसे ही ईमानदार और जुझारू एडवोकेट वक़ार अहमद से कुछ अहम मुद्दों पर जानकारी लेने के लिए विविध विचार की टीम एडिटर इन चीफ मोहम्मद सुहेल के साथ पहुंची है इनके कार्यालय। बेशक वकील यानी अधिवक्ता यानी एडवोकेट वो ख़ास इंसान होता है जो किसी जज के सामने अपने मुवक्किल का पक्ष रखता है। इसमें सिविल रिलेटेड केस भी हो सकते हैं और क्रिमिनल केस भी हो सकते हैं। हालांकि क्रिमिनल केसेस में राज्य सरकार सज़ा भी कर सकती है। यही वजह है कि भारत में ज़्यादातर कानूनी पेशेवर अपने मुवक्किल की अदालतों में नुमाइंदगी करते हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ मौजूद है ख़ास और बहुत ही मशहूर एडवोकेट वक़ार अहमद साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। वक़ार साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल, स्वागत है आपका हमारे चैनल विविध विचार में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप इस पेशे में किस तरह से आए। मेरी एजुकेशन बिल्कुल सीधी है। मैंने ग्रेजुएशन किया एंड देन आफ्टर एलएलबी मैंने किया और मैं प्रैक्टिस में आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 25 साल हो चुके हैं इस प्रोफेशन में और मैं प्योर क्रिमिनल साइड से प्रैक्टिस करता हूँ। तो क्रिमिनल का ही आपने किस लिए क्यों चुना? क्योंकि सिविल भी बहुत नहीं, मुझे बचपन से इंटरेस्ट क्रिमिनल साइड से था, इसलिए मैंने क्रिमिनल साइड को चुना है और मज़ा आता है। अलग अलग केस, अलग अलग फैक्ट्स, अलग अलग सब कुछ अलग होता है, तो इसलिए बड़ा मज़ा आता है काम करने में। हमेशा हर केस के क्रिमिनल साइड में फैक्ट अलग मिलेंगे आपको और उन डिफरेंट फैक्ट्स के साथ काम करने में बड़ा मज़ा आता है, इसलिए मैंने क्रिमिनल साइड को चुना है। अच्छा, किसी शख्सियत से मुतासिर होकर तो आप इस पेशे में नहीं आए या किस तरह? नहीं, मेरे जो वालिद थे मरहूम, वो ये चाहते थे कि मैं एक नामवर वकील बनूं और उनकी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ हैं आज और एक ठीक सा नाम मुजफ्फरनगर में है। लोग जानते हैं इसलिए कि क्रिमिनल साइड से एक वकील वो भी हैं। अच्छा, आप किस साइड से कैसे लड़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, या आरोपी की जानिब से या जो इसमें सताया गया हो, या इस तरह के केसेस होते हैं? नहीं, दोनों तरफ से केस आते हैं और दोनों तरफ से बराबर मज़ा आता है मुझे। अभी मैंने सज़ा कराया है एक केस और अभी एक एक्विटल भी हुआ है मेरा 307 का केस। बड़ा चर्चित हैं मुजफ्फरनगर में एक साहब सुहेल राणा करके, उनका 307 का केस अभी एक्विटल हुआ है मेरा और एक मैंने अभी सज़ा भी कराया है। तो मैं तो दोनों साइड से इक्वल रहता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, इसमें आप ये तो डिसाइड नहीं करते, मान लीजिए कि बद सामने वाला बेगुनाह है या गुनहगार है, या जो भी आपके पास आ जाए उसी का केस लड़ने लगे? देखिए, हमारा ये तय करना कि कौन गुनहगार है कौन नहीं, उसके लिए हम नहीं हैं। हम करते ये हैं कि जो पुलिस पेपर्स कह रहे हैं हम उनके अकॉर्डिंग पैरवी कर रहे हैं। पुलिस पेपर्स में जो खामियां हैं हम वो खामियां उजागर करके अपने क्लाइंट्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या अगर हम इधर डिफरेंट साइड से हैं तो फिर सामने वाले को हम फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमारा अपना कोई रोल नहीं है। हमारे लिए तो पुलिस पेपर्स जो हैं वो हैं जो कुछ हैं, हमारा अपना कुछ नहीं है। यानी पुलिस पेपर से आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मान लीजिए कि आप गलत साइड तो नहीं, ऐसा कुछ रहता है? देखिए भाई साहब, ये मैटर है प्रोफेशनलिज्म का। प्रोफेशनली हमें पेपर्स देखने हैं, प्रोफेशनली हमें ये नहीं देखना कि हु वाज रॉन्ग एंड हु वाज राइट। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि पुलिस पेपर के अकॉर्डिंग ये मुलजिम है, इसे हमने, अब मुलजिम साइड से हम वकील हो गए एक्यूज्ड के, तो हमें देखना ये है कि इसको कैसे बचाना है, उसे बचाने में तमाम एफ़र्ट लगानी है। हम कभी ये नहीं सोचते कि इसने मर्डर किया है, इसने नहीं किया है। हमारा सोचना और देखना ये सब प्रोफेशन के अगेंस्ट है। यानी पहले आपके सामने प्रोफेशनल है, उसके बाद ही पहले प्रोफेशन है। जी बिल्कुल, प्रोफेशन है पहले मेरे सामने, तब बाद में हैं ये सब चीज़ें कि किसने किया या नहीं किया। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो एक बहुत मेन रोल अदा करती है किसी भी केस में, ये क्या स्टार्टिंग से ही इसकी वैल्यू होती है या इसे बाद में इसका इस्तेमाल होता है? नहीं, मर्डर केस में जहाँ तक पोस्टमार्टम की बात है, मर्डर केस में फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग पोस्टमार्टम बहुत वैल्यू रखता है।
इन केस आप ये मान लीजिए कि ये केस आया कि साहब 5 आदमियों ने फलां के गोली मार दी। अब 5 में ने मारी तो 5 ने, और आई विटनेसेस जो हैं वो भी कह रहे हैं कि 5 लोगों ने गोली मार दी और गोली की इंजरी 1 है। तब आप क्या डिसाइड कीजिएगा? तो इसलिए पोस्टमार्टम किसी भी मर्डर केस में हमेशा बड़ा रेलिवेंट चीज़ होती है, और फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग उसको ही देखा जाता है। ये कितनी ट्रांसपेरेंट होती है? क्या इसमें भी कुछ किसी तरह का मुदाखलत हो सकती है? देखिए, मेरा मानना यह है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो 100% ट्रांसपेरेंट है, उसमें कोई मैनिपुलेशन की गुंजाइश नहीं होती। वो बहुत बार एक्यूज्ड के फेवर में जाता है, बहुत बार एक्यूज्ड के अगेंस्ट जाता है, तो इसलिए मैं नहीं समझता कि उसमें मैनिपुलेशन की कहीं कोई गुंजाइश है। क्योंकि ऐसा हो सकता है अगर किसी को डाउट होता है पोस्टमार्टम पे तो वो दोबारा भी पोस्टमार्टम के लिए अप्लाई कर सकता है, ऐसा कुछ है? जी बिल्कुल प्रोविज़न है। अगर पोस्टमार्टम एक डॉक्टर ने किया है और उस पर कोई डाउट क्रिएट हो जाता है तो वो पैनल से पोस्टमार्टम हो सकता है, एप्लीकेशन दी जा सकती है डीएम साहब को, किसी भी ज़िले के ज़िलाधिकारी को एप्लीकेशन दीजिए, वो बोर्ड से कराएंगे पोस्टमार्टम। ला है ये तो, और राइट है बहरहाल जो फंसने जा रहा है पक्ष। और पोस्टमार्टम मतलब कि मर्डर केस, और मर्डर केस यानी लाइफ इम्प्रिजमेंट या डेथ सेंटेंस, तो कुछ लोगों की लाइफ जो है वो स्टेक पर लगी हुई है, तो वो क्यों ये एफर्ट नहीं करेंगे कि वो जो उसमें एक्यूरेसी हो 100%, और होती ही है 100% एक्यूरेसी। अच्छा, जैसे कि बिसरा के बारे में, बिसरा पहले जाती है आगरा, जाती थी, अब गाज़ियाबाद जैसा आपने बताया, तो इसमें भी पूरी ट्रांसपेरेंसी चलती है? इसमें भी कहते हैं कि बहुत से हमने सुना है कि आगरा में जाकर इसमें हेरा फेरी हो जाती है। नहीं, वो बिल्कुल गलत बात है। मैं नहीं समझता कि उसमें हेरा फेरी होती है, उसमें भी ट्रांसपेरेंसी है। और बिसरा में अगर कोई पॉइज़न है तो वो आएगा, और नहीं है तो नहीं आएगा। तो इसमें जैसे ये भी सुनने में आया है कि जज ही मंगा सकते हैं इसे, या अपने आप उसका कोई एक टाइम पीरियड होता है कि कितने टाइम के बाद बिसरा रिपोर्ट आती है यहाँ पर, या सिर्फ मंगाने से आती है? ये जो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, बिसरा रिपोर्ट, बिसरा भेजा जाना, और बिसरा रिपोर्ट जो है दैट इज़ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसे किसी कोर्ट के जज नहीं मंगाते, ये पुलिस का काम है कि उसने जो बिसरा भेजा है उस बिसरे की रिपोर्ट भी फाइल पे दाखिल करे। अगर बिसरे की रिपोर्ट फाइल पे नहीं है इन केस, तो जज साहब नहीं मंगाएंगे। उन्हें तो प्रोसिक्यूशन का वो केस देखना है जो उनके सामने है, और डिफेंस जिस तरीके से कह रहा है वो उन्हें देखना है, तो वो नहीं मंगाएंगे। हालांकि इन दी आई ऑफ जस्टिस मंगा भी सकते हैं वो, कि अगर कहीं ये लगता है उन्हें कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो रही है और बिसरा रिपोर्ट नहीं उनके सामने है, तब फिर वो एक एप्लीकेशन पे या सो मोटो एक ऑर्डर कर सकते हैं कि बिसरा रिपोर्ट दीजिए कहाँ है। और जिस भी वो 2 पक्ष हैं मुकदमे में, जिस भी एक पक्ष के पास वो है, उसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि बिसरा रिपोर्ट दाखिल कीजिए फाइल पे। अच्छा, कुछ दहेज हत्या 304 भी, इसके बारे में कुछ इस पर रोशनी डालिए। 304B की जहाँ तक बात है, इसमें तो देखिए 3 ही तो बात हैं कि एक तो उसके ससुराल में डेथ हो गई हो, अननेचुरल हुई हो, विद इन 7 ईयर हुई हो। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हैं तो फिर 304B में जाता है। अब 304B के एलिगेशन तो हैं कि मान लीजिए जहेज़ मांग रहे थे, नहीं मांग रहे थे, क्या था, या वो डेथ नेचुरल हो गई, उसे अननेचुरल बनाने की कोशिश की जा रही है। वो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं और केस टू केस वेरी करता है। अभी मेरे सामने ये रखा है केस कपिल के नाम से एक केस है, पुरकाजी थाने का ये केस है। अब इसमें आप देख लीजिए कि लड़की ने सुसाइड किया और डेथ, कॉज ऑफ डेथ जो है वो हैंगिंग है, इवन देन 304B में है। अब जब ये कोर्ट के सामने लड़ेगा और जज साहब के सामने जाएगा तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि ये टिक पाएगा प्रोसिक्यूशन इसमें, और प्रोसिक्यूशन इसे प्रूव करने में फेल होगा चूँकि कॉज ऑफ डेथ हैंगिंग है। अच्छा, जैसे बहुत सी बार केस होता है कि डेथ हुई घर में और लड़के वाले लड़की को हॉस्पिटल भी ले जा रहे हैं, तो इससे फिर आप क्या अंदाज़ा लगाते हैं, या कानून क्या अंदाज़ा लगाता है, पुलिस क्या अंदाज़ा लगाती है? डेफिनेट पुलिस भी और कानून भी एक बात का तो अंदाज़ा लगाता है कि देखिए जो आदमी मारेगा वो बचाने क्यों लेके जाएगा, क्या रीज़न है उसको कि पहले तो वो मारने का एफर्ट करे और फिर बचाने का एफर्ट करे। तो उसमें कहीं ना कहीं झोल तो होता है, और वो चीज़ हमेशा कंसीडर भी होती है। अगर ये एविडेंस ऑन रिकॉर्ड आ जाती है तो फिर ये कंसीडर होती है।
तो आरोपी के पक्ष में हो जाता है कुछ मसला ऐसा? बिल्कुल आरोपी के पक्ष में जाता है ये। अगर मेरे पास एक जानसठ थाने का केस चल रहा है स्टेट वर्सेस राजीव, अब आप उसमें देख लीजिए कि वो लड़की जल गई और जो हस्बैंड है उसका भी हाफ पोर्शन बॉडी का जल गया। तो मीन देयर बाई कि वो उसको सेव करने की कोशिश कर रहा था, तभी तो वो जला। अगर उसने खुद उसको आग लगाई है तो वो क्यों सेव करेगा, फिर जल जाने देगा वो। तो इस चीज़ को तो कोर्ट हमेशा कंसिडर करती है। अच्छा, जैसे जब कोई फैसला आने वाला होता है उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स होती है? जब फैसला आने वाला होता है तो नो डाउट कि हमारे ऊपर एक बड़ा प्रेशर क्रिएट होता है कि हमारे फेवर में जाएगा, हमारे अगेंस्ट जाएगा, क्या होगा, एक्विटल होगा, कन्विक्शन होगा तो कितनी होगा। ये सारी चीज़ें बहुत प्रेशर बिल्डअप करती हैं हमारे ब्रेन के ऊपर। अच्छा, जैसा आपने बताया कि इस फील्ड में आना या क्रिमिनल केस लड़ना आपका शौक़ रहा है क्योंकि आपको इसमें इंटरेस्ट आता है, तो क्या आपका जहन कुछ जासूसी टाइप वाला है? ना, मेरा जहन बिल्कुल जासूसी टाइप का नहीं है और ना जासूसी से काम चलता है। ये तो देखिए, जहाँ तक क्रिमिनल केस लड़ने की बात है, अगर आप लॉ से अपडेट नहीं होंगे, जो मंथली जर्नल आ रहे हैं अगर आप उन्हें नहीं पढ़ेंगे, तब फिर आप किसी क्रिमिनल केस को, या आप तो मर्डर की बात कर रहे हैं, आप फिर 323-24 का केस नहीं लड़ा सकते। ये तो डिपेंड करेगा कि आप कितनी स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, जैसे आज ही एक फैसला आया मशहूर नेता आज़म खान पर, इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, ये सारा जो है ये मीडिया ट्रायल हो रहा है आज़म खान साहब का, और जब मीडिया ट्रायल होता है तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी फीलिंग्स ऐसी हैं कि जब मीडिया ट्रायल होता है तो बहरहाल कोर्ट जो है वो भी एक इंसान है और वो उस पर कहीं ना कहीं एक प्रेशर बिल्डअप होता है उस मीडिया ट्रायल का। और ये जो आज़म खान का आज आया है ये भी उसी मीडिया ट्रायल का एक पार्ट आप देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इन्हें हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा, जब अपील में जाएंगे तो डेफिनेट इसमें इन्हें रिलीफ मिलेगा। अच्छा, बहुत से, जैसे हमने देखा है आपके बारे में, बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी पढ़ा कि आपने बहुत सारे आरोपियों को बरी भी कराया और बहुत सारे केस जीते हैं। तो जीतने के बाद आपको क्या महसूस हुआ और क्या आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जब मैं केस जीतता हूं तो मुझे जितनी खुशी उन छूटने वालों को होती है उतनी ही खुशी मुझे होती है, और मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र भेजता हूं कि अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। और मैं अपने आप को अब बड़ा सेटिस्फाई महसूस करता हूं, ख़ास तौर से उस रात को, जब मैं उस दिन, जिस दिन मैं केस जीतता हूं, रात को मैं घर जाता हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और अगर खुदा न खास्ता कभी हारते हैं तब बहुत तकलीफ़ होती है और बेइंतहा तकलीफ़ होती है, और कई घंटे तक ब्रेन पे से वो प्रेशर नहीं उतर पाता। होता है ऐसा, लूज़ भी करते हैं और उस लूज़ करने का भी एक प्रेशर ब्रेन पे होता है और अफसोस भी होता है उसके लिए। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मशहूर एडवोकेट जनाब वक़ार अहमद साहब, जिनका कहना है कि वो अपने प्रोफेशन को बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ निभाते हैं और सबसे पहले उनके लिए प्रोफेशन है। इसके अलावा इनका कहना ये है कि जब भी केस जीतते हैं तो एक बेहद खुशी होती है और जब हारते हैं तो वाकई एक गम का सिलसिला होता है। साथ ही वक़ार अहमद साहब का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अपने आप में एक अहमियत की हामिल होती है, जो पूरे केस में एक अहम किरदार अदा करती है और इसी के बेस पर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। विविध विचार के लिए मुजफ्फरनगर से मोहम्मद सुहेल के साथ रईस ज़ैदी।